एक समय की बात है। गोरखपुर के पास बसे मोहनगढ़ नाम के एक छोटे से गांव में रतन अपनी पत्नी शोभा और अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहता था। रतन की एक छोटी सी बेटी भी है जिसका नाम रूपा है। रतन अपने परिवार का भरण पोषण गांव के ठेकेदार जी के यहाँ मजदूरी करके किया करता था, जिससे उसके परिवार का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता था। रतन के पास खेत का एक छोटा सा टुकड़ा था जिसमें शोभा दिन रात मेहनत करके सब्जी और कुछ फल उगाया करती थी और उन्हें गांव के बाजार में बेचा करती थी। गांव के सभी लोग शोभा से ही सब्जी और फल खरीदना पसंद करते थे, क्योंकि पूरे बाजार में शोभा की सब्जियां और फल सबसे ज्यादा शुद्ध और ताजा हुआ करते थे। सब्जी ले लो, सब्जी ताजी ताजी सब्जी, सब्जी ले लो, फल ले लो, ताजे ताजे फल, शुद्ध फल, मीठे फल। अरे शोभा बहन, कैसी हो और काम धंधा कैसा चल रहा है? आओ आओ भोपाल भैया, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। आप बताओ, आप कैसे हो? और आजकल विमला चाची नहीं दिखती, कैसी है वो? मैं तो ठीक हूँ शोभा बहन, लेकिन माँ का क्या ही बताऊं। उनके पैर में मोच आ गई है तो डॉक्टर ने आराम करने को कहा है, इसीलिए घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है शोभा बहन। बाजार आया हूँ, सोचा थोड़ी सब्जियां भी लेकर चलूं। अच्छा, तो ये बात है गोपाल भैया। अच्छा तो शोभा बहन, ये बताओ आलू क्या भाव दिए? हमेशा की तरह 4 रुपए किलो गोपाल भैया। अच्छा तो शोभा बहन, 1 किलो आलू, बैंगन और टमाटर तोल दो। हाँ हाँ गोपाल भैया, अभी देती हूँ। इतना कहकर शोभा गोपाल को सब्जियां तोलकर दे देती है और बदले में उससे पैसे ले लेती है। सब्जी ले लो, सब्जी, फल और सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, ताजी ताजी हरी भरी सब्जी ले लो, मीठे फल ले लो, आ जाओ ले लो सब्जी फल। रतन, अरे ओ रतन, अरे थोड़ा जल्दी पैर चलाओ भाई, सुबह जल्दी ही यह माल बीकानेर पहुंचाना है भाई। ठेकेदार जी, आप चिंता ना करो, हम शाम होने से पहले ही सारा माल लोड कर देंगे। ए जी, मैंने आपके लिए खाना तैयार कर दिया है, चलो जल्दी से खा लो। सुबह सुबह खाली पेट मत जाना काम पे। नहीं भाग्यवान, आज नहीं, आज मुझे जल्दी काम पे जाना है। ठेकेदार जी ने जल्दी बुलाया है, लौट कर खा लूंगा। लौट कर खा लूंगा, इसका क्या मतलब है जी? हमारे घर में एक वक्त ही तो मुश्किल से चूल्हा जल पाता है और उसमें भी आप खाना नहीं खाते हो, ऐसे कैसे काम चलेगा? तो चिंता मत कर शोभा, भगवान पे भरोसा रख। आज एक वक्त की रोटी मिल रही है तो कल 2 वक्त की भी मिलेगी। हम दोनों खूब मेहनत करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। इतना बोलकर रतन वहां से काम के लिए चला जाता है और शोभा भी फल और सब्जियां तोड़कर उन्हें बाजार बेचने के लिए चली जाती है। सब्जी ले लो, सब्जी, फल और सब्जी ले लो, ताजे ताजे फल और ताजी ताजी सब्जी ले लो। फल है मीठे, सब्जी है शुद्ध, सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी ले लो। राम राम शोभा बहन, कैसी हो? और टमाटर क्या रेट दिए? ठीक हूँ प्रीति दीदी, और टमाटर ज्यादा महंगा नहीं, बस 10 के 2 किलो। ठीक है शोभा बहन, तो 2 किलो टमाटर, कुछ पालक और कुछ मटर कर दो। शोभा ने उस महिला को सब्जियां तोलकर दे दी। सब्जी देने के बाद उसने उससे पैसे ले लिए। कुछ समय बाद उसके पास अमरचंद नाम का एक आदमी आता है जो शहर में सब्जी सप्लाई का काम करता था। क्या बात है शोभा, मैंने सुना है
तुम गांव में सबसे ताजी और अच्छी सब्जियां उगाती हो। हाँ अमरचंद जी, बस अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, बाकी सब तो ऊपर वाले की कृपा है। देख शोभा, मैं सीधी बात करूंगा, ये सब्जियां मुझे दे दो। तुम कितनी मेहनत से इन सब्जियों को उगाती हो, फिर तोड़ती हो और उसके बाद यहाँ बाजार में बेचने के लिए आती हो, और यहाँ तुम्हें ज़्यादा दाम भी नहीं मिलता। अमरचंद जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मेरे रोज के ग्राहक मेरा यहाँ रोज इंतजार करते हैं। उन्हें मना करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको सब्जियां नहीं बेच सकती। जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा था। इतना कहकर अमरचंद वहां से गुस्से में चला जाता है। शोभा दिन भर मेहनत करती और बाजार में सब्जियां बेचती। गांव वाले उसकी ताजा सब्जियों के दीवाने थे। अगली सुबह जब शोभा अपने खेत से सब्जियां तोड़कर उन्हें बाजार बेचने के लिए जा रही थी, तभी उसके पास जमींदार हरिशंकर आता है। क्या बात है शोभामती, आजकल तो बहुत हरी भरी सब्जियां बेची जा रही हो। बस आप लोगों की दया और ऊपर वाले की कृपा है जमींदार जी। वो बात तो ठीक है शोभा, पर मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करने आया हूँ। जी जमींदार जी, कहिए क्या बात है। देख शोभा, बात यह है कि मैं तुम्हें अब पानी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि अब गर्मियों का मौसम है और मेरा खेत तुम्हारे खेत से बहुत बड़ा है। मुझे भी तो सारे खेत में पानी देना होता है ना। जमींदार जी, मुझे बस थोड़े से ही पानी की तो जरूरत होती है। अगर आप ही हमारी मदद नहीं करेंगे तो हमारी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। देख शोभा, अब मैं कुछ नहीं जानता, बस मैं अब तुम्हें पानी नहीं दे पाऊंगा। अरे जमींदार जी, ऐसा मत कीजिए, आप तो हमारे अन्नदाता हो। अगर आप ही ऐसा करोगे तो हमारा क्या होगा। शोभा की लाख मिन्नतों के बाद भी जमींदार उसकी एक नहीं सुनता, क्योंकि शोभा ने उसके भाई अमरचंद को सब्जी बेचने से मना कर दिया था, इसलिए वह उसका बदला ले रहा था। बेचारी शोभा चुपचाप अपनी सब्जियां उठाकर उदास मन से मार्केट की ओर चल पड़ती है। वह बाजार पहुंचकर अपनी दुकान जमाकर सब्जी बेचना शुरू ही करती है कि तभी जमींदार हरिकिशन का भाई अमरचंद कुछ आदमियों के साथ उसके पास आता है। वह आओ देखता है ना ताओ, अपने आदमियों के साथ मिलकर शोभा की सारी सब्जियां और फल वहीं पर बिखेर देता है। ये क्या किया आपने अमरचंद जी? आपने मेरी सब्जी और फल क्यों बिखेरे? अरे शोभा, तुमने मुझे सब्जियां और फल बेचने से इनकार किया था, तो ये उसी का इनाम है। और सुन, आज के बाद यहाँ ठेला लगाने की हिम्मत मत करना, वरना तुम्हें तुम्हारे पूरे परिवार समेत गांव से बाहर फेंकवा दूंगा। अमरचंद जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज ऐसा मत करो। यही तो एकमात्र हमारा जीने का सहारा है। अगर आपने ये किया तो हम भूखे मर जाएंगे। ऐसा मत करो। अरे तू चुपचाप यहाँ से जा रही है या नहीं? अमरचंद शोभा को बहुत खरी खोटी सुनाता है। बेचारी शोभा कुछ भी नहीं कहती है और चुपचाप दिल में कसक लिए वहाँ से चली जाती है। क्या बात है बेटा, आज तुम खाली हाथ कैसे लौट रही हो? और तुम्हारा मुंह इतना उतरा हुआ क्यों है? शोभा उसके साथ जो जो हुआ वो सारी बातें अपनी सासू माँ को बताती है। बेड़ा गर्क हो उस अमरचंद का, पता नहीं हम गरीबों को परेशान करके उसे क्या मिलेगा। लेकिन बेटा तुम फिक्र मत करो, ऊपर वाले पे भरोसा रखो, वो सब ठीक कर देंगे। मैं आज ही रतन को जमींदार हरिशंकर के पास भेजती हूँ। और कुछ ही देर बाद रतन भी घर आ जाता है। अरे क्या हुआ, सब लोग इतना परेशान क्यों हैं? रतन की माँ और शोभा रतन को जमींदार हरिशंकर और उसके भाई अमरचंद की सारी बातें उसे बताती हैं। ये तो उन दोनों ने
तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। हाँ जी, यही तो आपके काम के अलावा एकमात्र हमारे जीने का सहारा था, और अगर ये भी बंद हो गया तो हमारे घर का गुजारा कैसे चलेगा। भाग्यवान, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, ऊपर वाले पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। मैं अभी जमींदार जी के पास जाकर उनसे बात करता हूँ। इतना कहकर रतन जमींदार हरिशंकर के घर की ओर चल पड़ता है। आओ आओ रतनलाल, आज कैसे दौड़े दौड़े आ रहे हो? कैसे आना हुआ बताओ। जमींदार जी, आपने मेरी पत्नी शोभा को अपने कुएं से पानी लेने से मना क्यों कर दिया? और आपके छोटे भाई अमरचंद ने भी उसकी सारी सब्जी पूरे बाजार में बिखेर दी। आप दोनों ने ऐसा क्यों किया? आप दोनों को तो हमारी हालत के बारे में पहले से ही पता है। अरे सुन रे रतनलाल, मैं तुम्हें कब से मुफ्त में पानी दे रहा हूँ और बदले में कुछ नहीं मांगा, और अब गर्मियाँ भी आ चुकी हैं, मुझे खुद पानी की बहुत ज़रूरत है। अब मैं तुम्हें और पानी नहीं दे सकता, और वैसे भी मैंने तुम्हारा ठेका ले रखा है क्या? देखो रतनलाल, ज़्यादा दिमाग खराब मत करो, जाओ यहाँ से। हाँ भैया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इस आदमी को हमारे कुएं से बिल्कुल भी पानी मत लेने देना। इसकी बीवी ने मुझे सब्जियां बेचने से इनकार कर दिया था, अब देखना इनकी सारी अकड़ निकल जाएगी। जमींदार जी, ऐसा मत करिए, अभी तो गर्मियां शुरू ही हुई हैं। अगर आपने हमें पानी नहीं दिया तो हमारे खेत का क्या हाल होगा? ऐसा मत करो जमींदार जी, ऐसा मत करो। रतन उन दोनों भाइयों को मनाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों रतन की एक भी नहीं सुनते हैं। बेचारा रतन दुखी मन से वहां से वापस अपने घर की ओर चल पड़ता है। रतन अपने घर की ओर जा ही रहा होता है कि तभी उसके कानों में एक दर्द भरी आवाज सुनाई दी। पानी 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 पिला दो, कोई पानी पिला दो। रतन पास जाकर देखता है कि एक बूढ़ा आदमी बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ पानी पानी चिल्ला रहा है। रतन दौड़ा दौड़ा जाकर पास के कुएं से पानी लेकर आता है और उस बूढ़े आदमी को पिलाता है। अरे बाबा जी, आप यहाँ कैसे गिर गए थे? रतन के पूछने पर वह बूढ़ा आदमी सारी कहानी उसे बताता है और रतन को आशीर्वाद देकर वहां से चला जाता है, और फिर रतन भी अपने घर आ जाता है। क्या हुआ जी? जमींदार जी ने क्या बोला? अरे भाग्यवान, जमींदार ने पानी देने से साफ इनकार कर दिया और बोल रहे थे कि गर्मियां आ चुकी हैं और अब हमें खुद पानी की बहुत ज़रूरत है, इसलिए हम पानी नहीं दे सकते। ए जी, अब क्या होगा? इस तरह तो हमारा खेत सूख जाएगा। अरे बेटा, तुम फिक्र क्यों करती हो? हमारे खेत में जो पुराना कुआं है ना, उसे थोड़ा सा खोद लो, उसमें से पानी निकल जाएगा। वैसे तेरे पापा और मैं उस कुएं को एक दिन में खोद दिए थे। लेकिन अम्मा, उस कुएं को खुदवाने में तो बहुत सारा पैसा खर्च हो जाएगा। अरे भाग्यवान, तुम पैसों की फिक्र क्यों करती हो? मैं हूं ना, हम दोनों मिलकर उस कुएं को खोद देंगे, और जब मिस्त्री खोद सकता है तो हम क्यों नहीं खोद सकते? ठीक है जी, कल सुबह ही हम दोनों उस कुएं को खोदना शुरू कर देंगे। अगले दिन सुबह रतन कुआं खोदने के लिए अपने खेत जाने को तैयार हो जाता है। भाग्यवान, जल्दी से नाश्ता लगा दो, फिर हम दोनों जाकर कुआं खोदना शुरू करेंगे। अजी, घर में थोड़े से चावलों के अलावा और कुछ भी खाने को नहीं बचा। अच्छा, तो ये बात है। तो कोई बात नहीं भाग्यवान, तुमने जो भी बनाया हो मुझे परोस दो। रतन रसोई में जाकर खाना खाने को बैठा ही था कि तभी बाहर से किसी की आवाज़ आती है। कोई घर पर है क्या? रतन घर के बाहर आकर देखता है कि एक बूढ़ा आदमी उसके घर के बाहर खड़ा है। बेटा, कुछ खाने को है तो दे दो, मैंने कल से कुछ नहीं खाया है। अरे आप तो वही बूढ़े बाबा हैं ना, जो मुझे रास्ते पर प्यास से तड़पते हुए मिले थे? हाँ बेटा, मैं वही हूँ, और मैंने भी तुमको पहचान लिया। देखो, नियति का खेल तो देखो, आज भी मैं तुम्हारे ही घर आ पहुँचा हूँ। अरे बूढ़े बाबा, हम आपको कहाँ से खाने के लिए दें? हमारे पास खुद खाना नहीं है,
हम खुद भूखे हैं। बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे करके दिन गुजर रहे हैं हमारे। वह बूढ़े बाबा रतन की स्थिति देखकर सब समझ गए। कोई बात नहीं बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब मैं चलता हूँ। अरे बाबा जी रुकिए। सुनो शोभा, तुमने जो चावल मेरे खाने के लिए रखे थे वो तुम बाबा जी को दे दो। अरे बेटा, अगर तुम सारा खाना मुझे दे दोगे तो फिर तुम क्या खाओगे? अरे बाबा जी आप हमारी फिक्र मत कीजिए, हम कहीं ना कहीं से इंतजाम कर लेंगे। लेकिन बाबा जी हम आपको भूखा जाने नहीं देंगे। अगर मैंने आपको भूखे पेट भेज दिया तो मेरे गले से खाना नहीं उतरेगा। आप बैठ जाइए बाबा जी। सुनो शोभा, जल्दी से बाबा के लिए खाना लगा दो। रतन के कहने पर शोभा रतन के हिस्से का वो सारा भोजन बाबा जी को दे देती है। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। भले ही तुम आज परेशानी में हो, तुम्हारे बुरे दिन चल रहे हैं, लेकिन बेटा ऊपर वाला सब देखता है, वो बहुत जल्द सब ठीक कर देगा। अच्छा बाबा जी, आप तो हमें बस इतना आशीर्वाद दे दीजिए, आज हम जिस काम के लिए जा रहे हैं वो सफल हो जाए। हाँ बेटा, मैं आशीर्वाद देता हूँ, ऊपर वाला तुम्हारी हर इच्छा पूरी करे। बस तू अपनी मेहनत जारी रख और ईमानदारी का रास्ता कभी मत छोड़ना। इतना कहकर वह बूढ़े बाबा वहाँ से चले जाते हैं। रतन और शोभा भी कुएं की खुदाई के लिए खेत पर पहुंच जाते हैं। देखो भाग्यवान, इस कुएं में तो एक बूंद भी पानी नजर नहीं आ रहा है। क्या लगता है तुम्हें, क्या इसमें से पानी निकलेगा? आप परेशान मत होइए जी, अगर हम सच्चे दिल और मेहनत से इसकी खुदाई करेंगे तो पानी जरूर निकलेगा। चलिए हम दोनों मिलकर इसकी खुदाई शुरू करते हैं। वो दोनों आपस में ये सब बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक मौसम ने अपनी करवट बदली। आसमान में काले बादल और बिजली की कड़कड़ाहट के साथ बारिश शुरू हो जाती है। ए जी, देख रहे हो, शायद ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। हाँ भाग्यवान, ये तो सच में चमत्कार है, वरना इस मौसम में बारिश होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। देखो बारिश के आते ही हमारी फसल में जान आ गई। हाँ जी, आप सही कह रहे हो। अभी के लिए तो बारिश आ गई, लेकिन हमें आगे का भी तो सोचना होगा। तो चलिए हम इस कुएं की खुदाई शुरू करते हैं। रतन नीचे कुएं में उतरकर कुएं की खुदाई शुरू कर देता है। बारिश के कारण कुएं की मिट्टी नरम हो गई थी, जिससे रतन उसे बड़ी आसानी से खोद पा रहा था। और खोदते खोदते रतन उसको काफी खोद देता है। और कुछ ही समय बाद जब वह कुएं को खोद रहा था तो उसका फावड़ा किसी चीज से टकराता है। रतन जब मिट्टी हटाकर देखता है तो उसके नीचे एक तांबे का घड़ा निकलता है और इसी के साथ कुएं से पानी भी निकलने लगता है। और पानी को निकलता देख रतन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। ओ भाग्यवान, सुनती हो? देखो देखो, कुएं से पानी निकलने लगा। और ये देखो मुझे क्या मिला है। रतन जब उस घड़े को कुएं से बाहर निकालकर खोलकर देखता है तो उसे देखकर उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे बाप रे बाप, इतने सारे सोने के सिक्के! हे भगवान, तुम्हारा लाख लाख शुक्र है। ए जी, इन सिक्कों से तो हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। हाँ भाग्यवान, मुझे तो लगता है ये हमारे अच्छे कर्मों का फल है। देख शोभा, ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं, आखिरकार उसने हमारी सुन ही ली। शोभा और रतन आपस में ये सब बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके पास जमींदार हरिशंकर और उसका भाई अमरचंद उनके पास आ जाते हैं। ओए सुन रतनलाल, ये सोने के सिक्कों से भरा हुआ घड़ा मेरा है, ये चुपचाप मुझे दे दे। अरे जमींदार जी, ये घड़ा तो मेरे खेत के कुएं से कितनी मेहनत और मशक्कतों के बाद निकला है, तो फिर ये आपका कैसे हो गया? अरे ओ रतनलाल, क्या तू चुपचाप ये घड़ा मुझे देता है या नहीं? पुलिस को बुलाऊं क्या? जमींदार जी एक बात सुनो, तुम, मैं किसी से नहीं डरता, बस अपने भगवान से डरता हूँ। अब आप मुझसे ज़्यादा बदतमीजी मत कीजिए, नहीं तो यहीं चपेट लगा दूंगा। ए जी, आप ये घड़ा इन्हें दे दीजिए,
हमें तो बस पानी चाहिए था, दे दीजिए। अरे ये ऐसे नहीं मानेगा, ये घड़ा इससे छीन लो। जमींदार हरिशंकर और उसका भाई अमरचंद जब रतन से वह सोने के सिक्कों से भरा हुआ घड़ा छीनकर भाग रहे होते हैं कि तभी वह घड़ा उनके हाथों से अचानक गायब हो जाता है और उनके खेत एकदम से रेगिस्तान में बदल जाते हैं। अरे भाई ये क्या हुआ? वो घड़ा कहाँ गया? और ये हमारे खेतों को क्या हुआ? एकदम से रेगिस्तान में कैसे बदल गए? वो दोनों भाई आपस में ये सब बोल ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से वह बूढ़ा आदमी वहां प्रकट हो जाता है। उस बूढ़े आदमी को वहां देखते ही उन्हें सारा माजरा समझने में देर नहीं लगी। हमें माफ कर दो बाबा जी, हमें माफ कर दो। तुम दोनों ने मिलकर उन गरीबों को बहुत परेशान किया है। तुम्हारे कर्म माफी के लायक नहीं हैं। तुम दोनों ने जो कर्म किए हैं ये उसी की सजा है। हमें माफ कर दो बाबा जी, हम दौलत और लालच में अंधे हो गए थे। हम आगे जिंदगी में कभी लालच नहीं करेंगे बाबा जी। वो दोनों भाई उसी वक्त कसम खाते हैं कि वो आगे से कभी भी बुराई का रास्ता नहीं चुनेंगे और जिंदगी में कभी किसी गरीब को परेशान नहीं करेंगे। बाबा जी भी उनकी बातें सुनकर उन दोनों को माफ़ कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उन दोनों भाइयों ने रतन के साथ जो किया उसके लिए वो रतन के पास जाकर उससे माफ़ी मांगते हैं और रतन भी उन दोनों को माफ़ कर देता है और उस दिन के बाद वो सब एक दूसरे के साथ मिलकर खुशी से रहने लगे।